गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हमारा जो है कंडक्शन का जो है पॉइंट खत्म हो चुका है और आज मैं आपको बताऊंगा रेडिएशन के बारे में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है और इस चैनल का नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको हीट ट्रांसफर में रेडिएशन के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आते मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों इस समय हम थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर में कंडक्शन कन्वेक्शन का टॉपिक हमारा खत्म हुआ और आज से हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। ठीक है बच्चों, रेडिएशन का ये मेरा पहला वीडियो है और रेडिएशन में टोटल मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा रेडिएशन के बारे में, सारे देख लीजिएगा, इससे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, पहला होगा रेडिएशन के बारे में, दूसरा होगा बच्चों हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। तीसरा वीडियो बच्चों होगा स्टीफेंस, ठीक है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है वेन्स, ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है बच्चों, ये 4 टॉपिक हैं पूरे जो मैं आपको 4 वीडियो में दूंगा रेडिएशन के, और इसको कंप्लीट करिएगा। ये कंप्लीट करेंगे बच्चों तो कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आपको नीट और आईआईटी में मिल जाएंगे 100%, और बोर्ड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और रेडिएशन का टॉपिक है, तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए रेडिएशन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए रेडिएशन और फिर बात करते हैं कि रेडिएशन हमारा क्या होता है और इसमें कौन कौन से टेक्निकल टर्म होते हैं। ठीक है, रेडिएशन। ठीक बच्चों देखिए, रेडिएशन एक हमारा हीट ट्रांसफर का नेचुरल फिनोमेना है जिसमें जो है हीट हमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मीडियम के जाती है। हीट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। हीट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारी हीट जो है ट्रेवल करती है। वेव आप देख रहे हैं, यानी वेव के फॉर्म में ये हमारी ट्रेवल करती है। ठीक है बच्चों, हमारे सिलेबस में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक पूरा चैप्टर है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको बताऊंगा। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, 11th में आए हैं, उनके लिए ये टर्म हमारा नया है। जो बच्चे हमारा 12th जो है कर रहे हैं या 12th पास करके नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो मैं तो तभी पढ़ाऊंगा जब इस चैप्टर पे आता हूं, लेकिन एक टर्म इसमें यूज होता है उसको मैं लिख दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों एक टर्म होता है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, एक टर्म होता है बच्चों वेवलेंथ और दूसरा होता है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको देख लीजिए, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको देख लीजिए। और ये जो है एसआई यूनिट में मीटर से नापा जाता है, ये होता है। और स्पेक्ट्रम बच्चों वो चीज होता है, एक बैंड होता है, एक समझ लीजिए एक तरीके से परिवार होता है जिसमें हमारी अलग अलग वेव होती है, एक साथ चलती है, वेव्स होती है एक साथ, जिसमें हमारे पास मोर देन 1 वेवलेंथ होता है। ठीक है, मोर देन 1 वेवलेंथ की वेव हमारे पास होती है। इस तरीके से आप अभी मोटा मोटा इस तरीके से समझ लीजिए कि जो है वेवलेंथ, वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो वेवलेंथ जो है डिसाइड करती है कि हमारा जो है वेव किस नेचर का है। ठीक है बच्चों, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए बच्चों, रेडिएशन को फील करने का सबसे अच्छा तरीका है वो हम डेली फील करते हैं, डेली फील करते हैं। और वो सभी लोग भी बहुत अच्छे तरीके से फील करते हैं जिन्होंने साइंस पढ़नी नहीं है और कभी पढ़ी भी नहीं है। वो क्या होता है, जैसे बच्चों सन जो है, सन से हमारे पास आती है रेज। ठीक है, हम लोग धूप में आराम से बैठते हैं जाड़े के दिनों में। ठीक, तो क्या होता है कि सन से जो हमारी रेज आ रही हैं, जो हीट आ रही है, 2 तरीके की रेज आती हैं, लाइट रेज आती है और हीट रेज आती है, दोनों एक साथ आती हैं। तो बच्चों क्या होता है कि वो आती है हमारी रेडिएशन के फॉर्म में।
क्या होता है, सन पता नहीं कितनी दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, और वहां से यहाँ तक आने में पता नहीं उसको रास्ते में क्या क्या चीजें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले मिलता है वैक्यूम, ठीक है, जहां पर कुछ नहीं होता है। वैक्यूम के बाद हमारा अर्थ के ऊपर एक काफी बड़ा सा बैंड है आयनोस्फीयर पे, जहां खूब ढेर सारे आयंस ही आयंस है हमारे पास। फिर देखिए ओजोन लेयर है, फिर उसके बाद जो है नीचे एटमॉस्फेयर मिलता है और तब तक हमारे तक पहुंचती है। लेकिन जो है सन से जो रेज आ रही है वो पूरी हमारी आराम से हम तक पहुंचती है, ठीक है बच्चों। तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हमारे पास आती है और इसी रेडिएशन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सन 1792 में, ठीक है, 1792 में सबसे पहले इसके बारे में स्टडी हुई और जो है इसके बारे में एक हमारी जो है थ्योरी आई, और वो थ्योरी है बच्चों हमारी प्रीवोस्ट थ्योरी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज, ठीक है, हीट एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये हमारी थी प्रीवोस्ट थ्योरी, फेमस है, सही है, बहुत पहले बात बताई गई थी। तो बच्चों इनमें इन्होंने एक बात बताई कि ऑल द बॉडीज अबव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, ऑल द बॉडीज अबव 0 डिग्री केल्विन है, ये ओके लग रहा है, 0 डिग्री केल्विन ऐसे लिख लीजिए, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है, रेडिएट्स एनर्जी। पहली बात इन्होंने ये बताई। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि ऑल द बॉडीज, ठीक है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक, ये चीज इन्होंने बताई। सराउंडिंग्स मतलब क्या है, इन्होंने बताई कि सारी बॉडी जो कि हमारी 0 डिग्री केल्विन से ऊपर है वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करती है, निकालती रहती है, और उसके साथ ये भी बताई कि वो एब्जॉर्ब भी करती रहती है, ठीक है। तीसरी बात ये यहां पे उन्होंने बताई कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर। ये बात इन्होंने बताई। और इसके बाद इन्होंने बात बताई, ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, डज नॉट affected by other bodies present in surrounding, ठीक है। अगर सराउंडिंग्स में हमारी अदर बॉडीज हैं तो उसके प्रेजेंस होने से हीट एक्सचेंज के रेट पे या क्वालिटी पे या परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी रेट से होती रहती है। अब बच्चों यहां पर एक बात और लास्ट बताई कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है किससे, सराउंडिंग से, ठीक है, सराउंडिंग से, तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाएगी। दूसरी बात, अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास लेस है सराउंडिंग से, ठीक है, सराउंडिंग से, तो बॉडी हमारी जो है हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और उस टेम्परेचर पे आ जाएगा कि हमारा जो है दोनों का, सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर हमारा इक्वल हो जाएगा। टाइम जो लगेगा वो एक अलग फैक्टर है। और बच्चों जब टेम्परेचर हमारा इक्वल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेयर या विद सराउंडिंग। और जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है उस कंडीशन में भी हीट का एक्सचेंज चलता रहता है, इधर से हीट जाएगी, वो इधर जितना रेडिएट करेगा उतना वो वहां से ले लेगा।
तो ये बच्चों हमारी पूरी थ्योरी थी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि 1792 में मिली थी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चलिए आइए बात करते हैं रेडिएशन के टेक्निकल टर्म की और देखते हैं कि रेडिएशन का टेक्निकल टर्म हमारा क्या क्या होता है और हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ लीजिए कि एक हमारे पास एक जो है बॉडी है, चाहे वो किसी भी शेप एंड साइज की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके ऊपर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट जो है फॉल कर रही है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक बॉडी है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है कि एनर्जी फॉल कर रही है। देखिए एक ऐसे एनर्जी जो है एक साइड से जो है इसके ऊपर फॉल कर रही है इस तरीके से। तो देखिए इस बॉडी का इस एनर्जी के साथ बिहेवियर कैसा होता है। देखिए इसका क्या होता है कि कुछ पार्ट तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है ऐसे, ठीक है, कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी के अंदर बाहर नहीं निकल पाती, और कुछ पार्ट बच्चों इधर आता है और ये यहां से ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये तीन बिहेवियर जो है किसी भी बॉडी का रहता है बच्चों। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हीट क्या हो जाता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन और इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, हमारा ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से सपोज करिए टोटल हीट जो है Q इसके ऊपर पड़ी, उसमें से एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा एब्जॉर्ब हो गया और तीसरा ट्रांसमिट हो गया, बॉडी के अंदर से जाकर के बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए आप एक चीज देखिए कि हमने Q हीट जो है किसी बॉडी के ऊपर डाली, तो उसमें से एक पार्ट हमारा क्या हुआ, वो हमारा हो गया एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया और तीसरा हमारा ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ। अब बच्चों हम इस Q से अगर इसको भाग दे दें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A/Q प्लस R/Q प्लस T/Q आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो होता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम एब्जॉर्बटेंस। ठीक है, एब्जॉर्बटेंस A/Q। ठीक है, यह क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल हीट फॉल, और इसको बच्चों हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है हमारा, वो कहलाता है रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, और ये कहलाता है R/Q, और इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और बच्चों तीसरा होता है हमारा ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ट्रांसमिटेंस, और बच्चों ये होता है हमारा T/Q, और इसको स्मॉल t से डिनोट करते हैं। कुल मिलाकर के किसी बॉडी के ऊपर जब हीट पड़ती है तो थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी ट्रांसमिट होती है, थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस हिसाब से उसका एब्जॉर्बटेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस होता है, जिसको हम कह सकते हैं A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। इसको आप नोट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद इसकी बात होगी, इसको आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं आप उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात बच्चों हो गई हमारी रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस की, और हर बॉडी के ऊपर हमारी हर समय कुछ ना कुछ हीट जो है पड़ती ही रहती है। ठीक, अब चलिए बच्चों आगे बात करते हैं कि इसका जो है हम जो है मेजरमेंट किस फॉर्म में करते हैं। मेजरमेंट हम क्या करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं रेडिएशन का। तो बच्चों हमारे पास तीन टेक्निकल टर्म हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 टर्म है हमारा बच्चों, उसको नोट कर लीजिए आप, और वो हो एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट टेक्निकल टर्म होता है, वो होता है इसका इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, और तीसरा पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है इसका इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी। ये तीनों जो है टर्म हमारे टेक्निकल टर्म है रेडिएशन के, और इससे हमारा रेडिएशन पूरी तरीके से जो है हम कैलकुलेट करते हैं या कंफर्म होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले है हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, द रेशियो ऑफ ठीक है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी टू द
heat energy fall on it is known as absorptive power। ठीक है, ये होता है हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, सपोज करिए कि किसी बॉडी के ऊपर जो है क्यू हीट एनर्जी जो है हमारी इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, और उसमें से वो जो है वो ए को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ए को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बच्चों ए डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा, रेशियो है हमारा। और बच्चों ये हमारा कहलाएगा ए, और इस ए को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इस ए को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या होता है, ये हमको बताता है कि कितना जो है उसने जो है हीट को एब्जॉर्ब किया, और बाकी हीट हमारी या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा एक यूनिटलेस जो है, एक ये हमारा यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी हमारा जो है हीट है और नीचे भी हीट है, तो ये हमारा यूनिटलेस हो जाता है। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बताई थी वेवलेंथ के लिए। अब डिफरेंट जो है हमारे पास जो है हीट एनर्जी आ रही है, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ है, लेकिन मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए उसका एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सपोज करिए ऐसी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा है, तो बच्चों उसको हम डिनोट करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर को ए लैम्डा से, और वो बच्चों हो जाएगा हमारा ए अपॉन क्यू फॉर दैट पर्टिकुलर लैम्डा। इस तरीके से हम इसको जो है यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर हम इसको ए को इधर मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी whose absorptive power ठीक है इज ए। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर हमारी ए है। अब यदि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो तो इसको बच्चों हम इस तरीके से देख सकते हैं, ए लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा इंटू क्यू। ये हमारी क्या देगी, हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी, जिसका जो है हमारा जो है निकल के आएगा कि टोटल हीट उसने कितनी एब्जॉर्ब करी, जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ए है, और जो है टोटल हीट इंसिडेंट हमारी ये होती है। अब इसको बच्चों आप ढंग से देख लीजिए, अभी इसका यूज होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो आता है इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर को बच्चों पहले समझना होगा कि इमिशन क्या होता है, फिर उसकी पावर को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि जब कोई बॉडी किसी के ऊपर हमारा जो है कोई भी हीट एनर्जी फॉल करती है, तो वो उसका जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और सपोज करिए कि जो है हीट एनर्जी जो है वो फॉल होना बंद हो जाती है थोड़े समय के बाद, और जो है बाहर का टेम्परेचर उस बॉडी के टेम्परेचर से लो है, तो क्या करेगी वो अब जो है इमिशन करना स्टार्ट कर देगी। वो जो है वही बॉडी इमिशन करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या सपोज करिए कि हम किसी बॉडी को टेम्परेचर देके हीट करते हैं, और हीट करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको निकाल के रख देते हैं, तो देखिए वहां से इमिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ बातों बच्चों इमिशन एक तरीके का और होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं और जो है उसको या हीट दे रहे हैं, तो उसके बाद इमिशन हो रहा है। एक तरीके का इमिशन और होता है। ठीक है, वो इमिशन ये होता है कि बच्चों सपोज करिए कि जो है कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर से ही कुछ ऐसी एनर्जी निकल रही है कि जिसके कारण से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इमिशन हो रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर ही एक ऐसी जो है प्रक्रिया हो रही है, ऐसा ही कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसी कोई एनर्जी है जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के निकल रही है और इमिशन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बच्चों, जैसे सन है हमारा। ठीक है, सन से हमारे पास आती है एनर्जी। ठीक है, तो सन के अंदर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण वहां एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जो है वहां से एनर्जी हमारे पास तक आ रही है। ये एक हुआ सबसे बड़ा एग्जांपल। उसके बाद देखिए जैसे हीटर हम घर में जलाते हैं, तो हीटर क्या होता है कि हीटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमारे पास आती है।
ठीक है, जैसे हमने बल्ब जला दिया, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और वहां से लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास आती है। तो ये इस तरीके का एमिशन हुआ कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमारे पास आ रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इमिशन, और इसकी एक पावर होती है। ठीक है, और इसकी एक पावर होती है, तो देखिए वो क्या होती है। तो बच्चों अब नोट करिए इमिसिव पावर, और बच्चों ये थोड़ा सा जो है एब्जॉर्प्टिव पावर से अलग होता है। क्या होता है? द एनर्जी, या कोई भी लिख लीजिए, द हीट एनर्जी लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िएगा। द हीट एनर्जी ठीक है, इमिटेड बाई ए बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम is known as emissive power of body, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करिए कि हमारे पास से किसी बॉडी से Q एनर्जी जो है इमिट होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे Q एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होगा वो बच्चों हमारा होगा इमिसिव पावर। इसको हम डिनोट करते हैं E से, E इज द इमिसिव पावर ऑफ बॉडी। ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी। अब सपोज करिए कि ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ज्यादा है, या किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हमको निकालना है, तो बच्चों हम उसको इस तरह लिखेंगे ई लैम्डा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एटी, और यहां पर हम इसके यहां इस तरीके से इसको लैम्डा लगा करके इस पे कैरेक्टराइज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कहानी हम देखेंगे कि ये हमारी जो क्वांटिटी है इमिसिव पावर, ये हमारी यूनिटलेस है या इसकी कुछ यूनिट होती है। तो बच्चों ये यूनिटलेस नहीं है, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, प्रॉपर यूनिट होती है। तो देखिए यूनिट क्या होती है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पे देख लीजिए, यूनिट ऑफ इमिसिव पावर, वो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, और टाइम है तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड। ठीक है, ये हमारा एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट। अब देखिए बच्चों, मैं अपने हर वीडियो में जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो उसमें जो है यूनिट एंड डायमेंशन पे मैं बराबर जोर देता हूं। इसलिए जोर देता हूं क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे हमारा बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन, कम से कम अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन हमारा यूनिट एंड डायमेंशन पे आता जरूर है। और कहां से आएगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पहला चैप्टर होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको अगर हम एक दिन में याद करना, एक दिन में समझना कोशिश करेंगे तो कभी ना तो याद हो पाएगा ना समझ में आएगा। इसका एक ही तरीका होता है कि आप इसकी साथ में जो है, जैसे जैसे फिजिक्स आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन का जो है जोड़ देता हूं, और इसी तरीके से इसको सीखा जा सकता है। तो बच्चों देखिए, इसकी एसआई यूनिट हमारी निकल के आई जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जूल पर सेकेंड होता है हमारा वाट, तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा जो है यूनिट ऑफ एमिसिव पावर। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछा गया है। पहले एम्स का एग्जाम होता था, उसमें ये बिल्कुल एज इट इज आया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमिसिव पावर। ठीक है, और भी एग्जामों में आया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बात करते हैं हम इसमें डायमेंशन ऑफ इमिसिव पावर। नोट करिए, डायमेंशन ऑफ इमिसिव पावर। अगर हम इस तरीके से ईपी लिखें इसको, तो इमिसिव पावर का डायमेंशन जो है क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए इस तरीके से, ये हो गया। तो देखिए ऊपर है Q यानी एनर्जी का डायमेंशन होता है बच्चों ml स्क्वायर माइनस T, इस तरीके से होता है। और बच्चों नीचे है एरिया का होगा L स्क्वायर, और
फिर है सेकंड यानी टाइम, टाइम का होगा टी। देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इमिसिव पावर की डायमेंशन आएगी वो आएगी m टी की पावर -3। बच्चों ये होगा इसका डायमेंशन, इसको आप नोट कर लीजिए, निकालना सीख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन में बहुत कम समय पे कर पाएंगे, वो भी बिना गलती के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए हमारी हो गई बात इमिसिव पावर की, एब्जॉर्प्टिव पावर की। अब इसका तीसरा टेक्निकल टर्म बचा, उसका नाम है इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसका यूज भी होता है हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के कंसेप्ट में। ठीक है, तो बच्चों इमिसिविटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी और वो होती है हमारी ब्लैक बॉडी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ब्लैक बॉडी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारी ब्लैक बॉडी क्या होती है और उसकी क्या स्पेशलिटी होती है और उसको हम किस तरीके से जान करके इमिसिविटी निकालेंगे। तो चलिए बच्चों हेडिंग डाल लीजिए ब्लैक बॉडी। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी बच्चों वो बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इसको लिखिए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। चलिए अब बच्चों ब्लैक बॉडी को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग सामने तो हो नहीं लेकिन फिर भी पूछता हूं, आप खुद ही जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, और नहीं आता है तो आप जान भी जाओगे कि कोई बॉडी किसी भी कलर की है, कोई चीज किसी भी कलर का है, वो हमको वैसा कलर क्यों दिखाई देता है। ठीक है, वैसा कलर क्यों दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पास ये मैंने स्वेटर पहन रखा है, तो इसका देखिए इस साइड में ब्लैक है और बीच में अलग कलर है, ब्लूइश है थोड़ा सा, और ये हमारे पास नोटबुक है, ये देखिए ऑरेंज कलर इस पे दिख रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारा एक कलर क्यों दिखाई देता है। ठीक है, कलर क्यों दिखाई देता है। ठीक, तो बच्चों हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेंज। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा, तो क्या होता है विजिबल रेंज उसको बोलते हैं। ये वो रेंज होती है जहां पर हमको जो है कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा कलर होता है, एक होता है वायलेट, दूसरा होता है इंडिगो, तीसरा होता है ब्लू, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज, फिर होता है रेड। ये आपको पता है, नहीं पता है तो पता लग जाएगा और पता रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बच्चों क्या होता है कि जब ये विजिबल रेंज का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, तो इसमें से जो कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमको नहीं दिखता, जो रिफ्लेक्ट करता है वो हमको दिखाई देने लगता है। सिंपल सी बात है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा ऑरेंज कलर का है, तो इसके ऊपर देखिए जो भी पड़ रहा है, जितना भी हमारी जो है स्पेक्ट्रम पड़ रहा है विजिबल रेंज का, उसमें से ऑरेंज को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ऑरेंज को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से हमको ये दिखाई देता है ऑरेंज कलर का। ऐसे येलो के साथ है, ऐसे ही ग्रीन के साथ है, ऐसे ही रेड के साथ है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी कलर हैं दुनिया में उसके साथ है। कभी कभी बोलेंगे कि इसके अलावा भी कलर दिखते हैं, तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि ये और ये सपोज करिए येलो, वायलेट और येलो दो को एब्जॉर्ब नहीं किया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर इसका मिक्स जो बनता है वो हमको दिखाई देता है। इस तरीके से हमको डिफरेंट तरीके के कलर दिखाई देते हैं, और कलर बच्चों बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुई एक बात। अब यदि कोई बॉडी इन सबको एब्जॉर्ब कर ले तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा। ठीक है, देखो तो नोट करिए बच्चों, इफ ऑल कलर एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी। ठीक है, अगर सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया तो बच्चों वो बॉडी हमको दिखाई देती है ब्लैक, क्योंकि देखिए इसमें से ब्लैक तो है नहीं कहीं पर भी। ठीक है, सारे कलर है, ब्लैक है। अब दूसरी केस आती है ऑल कलर। ठीक है, आर कलर क्या हुआ हमारा रिफ्लेक्ट, अगर सारा जो है रिफ्लेक्ट कर दिया बॉडी ने, रिफ्लेक्टेड, आर कलर रिफ्लेक्टेड, तो क्या होता है बच्चों वो बॉडी हमको दिखाई देती है व्हाइट। जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर जो भी कलर पड़ रहा है इस सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर दे रही है, तो हमको व्हाइट दिखाई दे रही है। यहां पर इन सारे कलर को मिलाकर जो कलर बनता है वो होता है बच्चों व्हाइट।
ठीक है, वो होता है बच्चों व्हाइट। और जैसे मेरा स्वेटर जो मैंने पहन रखा है, इसकी बाह में जितना भी कलर पड़ रहा है वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उस वजह से जो है हमको ये दिखाई दे रहा है ब्लैक। ठीक है, तो बच्चों ये बात बहुत समझाना जरूरी था ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। अब देखिए बच्चों, आते हैं ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट पे। तो ब्लैक बॉडी बच्चों वो बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल रेंज जो है एक पार्ट है। 7 तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशन होते हैं, उसमें होता है रेडियो, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, एक्सरे एंड गामा रे, ये होते हैं हमारे पास। इनमें से जो भी पड़ता है इसके ऊपर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी खासियत होती है, टोटल एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से वो बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी कहलाती है, क्योंकि वो फिर उस कंडीशन में हमको ब्लैक दिखाई देने लगती है। हो सकता है वो ब्लैक ना हो, ठीक है, हो सकता है वो ब्लैक ना हो, लेकिन चूंकि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रही है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इस वजह से वो हमको ब्लैक ही दिखाई देगी। इसीलिए मैंने आपको ये इतनी लंबी बात बताई थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से एक बात होती है, चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो किसी बॉडी के ऊपर पड़ता है रेडिएशन, तो या तो वो रिफ्लेक्ट होता है, या वो ट्रांसमिट होता है, या एब्जॉर्ब होता है, ये होता है टोटल 1। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन 0 होता है, ट्रांसमिशन 0 होता है, सिर्फ बचता है एब्जॉर्प्शन, और वो बच्चों होता है 1, यानी कि टोटल आ गया A=1। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिंग पावर होता है, ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिंग पावर होता है वो होता है 1। इसको नोट कर लीजिए, ये अभी आने वाला है काम। ठीक है, ये हमारे अभी आने वाला है काम। अब बच्चों, बॉडी रेडिएशन के फॉर्म में जो होती है, बॉडी का दूसरा काम होता है इमिशन, कि जो हमने रिसीव किया है, अगर किसी कंडीशन में हमको उसको निकालना पड़ता है तो हम निकालेंगे, उसको बोलते हैं इमिशन, या इमिसिव पावर से इसको देखा जाता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिंग पावर 1 होता है, उसी तरीके से ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर भी जो होता है, इमिसिव पावर वो होता है बच्चों हमारा 1। ठीक है, वो हमारा होता है 1। इसको भी नोट कर लीजिए, ये ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर भी 1 होता है, और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बिंग पावर भी हमारा 1 होता है। क्योंकि जितना ढेर सारा उसने जो है रिसीव किया, अगर कभी जरूरत पड़ी तो सारा का सारा उसी तरीके से निकालेगा, टोटल 100% वो वहां से एमिशन कर देगा, इसलिए उसका एमिसिव पावर भी 1 होता है। अपने अंदर वो कुछ नहीं रखता। अब ये किस कंडीशन में वो एब्जॉर्ब करता है और किस कंडीशन में जो है वो जो है इमिसिव होता है, इमिट करता है, ये कंडीशन अलग अलग डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बच्चों आइडियल सिचुएशन होती है जो हमारी ब्लैक बॉडी बनाती है। ब्लैक बॉडी बच्चों बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और इस पे जो है घंटों बोला जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इतनी बात हो गई हमारी ब्लैक बॉडी के बारे में। अब बच्चों रियल प्रैक्टिस में, ठीक है, रियल प्रैक्टिस में क्या होता है, रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमारी ब्लैक बॉडी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। तो ब्लैक बॉडी को हम इमिशन के रूप में भी देख सकते हैं, और जो है हम देख सकते हैं इमिशन के रूप में भी देख सकते हैं, और जो है एक्सेप्टेंस, जब उसके ऊपर हीट एनर्जी पड़ रही है उस रूप में भी दे सकते हैं। तो बच्चों, जब ब्लैक बॉडी के ऊपर जो है एनर्जी आ रही है, मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिसीव्ड बाई, ठीक है, रिसीव्ड बाई ब्लैक बॉडी, उस कंडीशन में क्या होता है, इसका कलर हमको ब्लैक ही दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इस वजह से ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन बच्चों, अगर हमारा ब्लैक बॉडी से इमिशन हो रहा है, ठीक है, इमिशन हो रहा है, तब उसका कलर कुछ भी हो सकता है, फिर वो ब्लैक नहीं दिखाई देगा, वो किसी भी कलर का हो सकता है। अगर इमिशन होता है, इमिशन होने की कंडीशन में क्या होता है कि वो जितने तरीके के रेडिएशन उसने एक्सेप्ट किए हैं वो सारे के सारा वो निकालेगा, जो ज्यादा निकालेगा उस कलर का वो ब्लैक बॉडी हमको दिखाई देगा। जो कलर वो ज्यादा निकालेगा उस कलर का ब्लैक बॉडी हमको दिखाई देगा। जैसे बच्चों, हम लोग सन को और स्टार को
ब्लैक बॉडी की तरह मान के चलते हैं। अब हमसे कोई बात कहे कि सन और स्टार हमारा ब्लैक दिखता है, तो ये तो बात सही है नहीं, ठीक है, वो हमारा ब्लैक दिखता है तो ये बात सही नहीं। जाहिर सी बात है कि उसका जो है हमें एक शाइनिंग दिखाई देता है, तो जो चीज वो ज्यादा जो है इमिट करता है वो कलर हमको दिखाई देता है। ब्लैक बॉडी बच्चों इमिशन के टाइम में हमारा जो है रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, हमारा येलो भी हो सकता है, या कोई और कलर भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, जो वेवलेंथ हमारा मैक्सिमम इमिट होगा, ठीक है, मैक्सिमम इमिट होगा, वो कलर हमको ब्लैक बॉडी का उस समय दिखाई देगा जब वो इमिशन कर रहा है। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस समय हमको सिर्फ वो ब्लैक ही दिखाई देगा, ब्लैक के अलावा हमको वो कुछ नहीं दिखाई देगा। ये बच्चों होता है कंसेप्ट हमारा होता है, ये होता है बच्चों ब्लैक बॉडी का पूरा कंसेप्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, एक तो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है जो होता है 1, और दूसरा होता है हमारा इमिसिव पावर जो कि होता है 1, उसको भी कह लें इमिसिव पावर भी बच्चों होता है। इसको हम कैपिटल ई से ब्लैक बॉडी के केस में डिनोट करते हैं इमिसिव पावर को, ठीक है बच्चों। तो ये बताना मेरे को बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए रियल प्रैक्टिस में तो ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो लगभग ब्लैक बॉडी की तरह कंसीडर किए जाते हैं। मैं उनका नाम आपको बता देता हूं, फिर करूंगा आगे की बात। जैसे सबसे पहले ले लीजिए सन एंड स्टार्स, जितने भी हैं यूनिवर्स में ये ब्लैक बॉडी माने जाते हैं, नंबर 1, ठीक है। फिर एक हमारा होता है लैंप ब्लैक, ठीक है, लैंप ब्लैक एक पेंट है, वो माना जाता है। फिर एक आता है हमारे पास प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक, ये भी हमारा जो है माना जाता है ब्लैक बॉडी के लगभग। और देखिए इसके बाद आता है हमारे पास जो आता है ग्रेफाइट, इसको भी जो है ब्लैक बॉडी की तरह कंसीडर किया जाता है। ये जो है लगभग 97%, 98%, 99% इनका जो है एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, इसलिए इसको हम इस तरीके से मानते हैं। अब बच्चों क्या हुआ कि एक साहब आए फेरी, ठीक है, फेरी। अब इसमें से एक चीज और होता है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक होता आइसोथर्मल इनक्लोजर जिसको बोलते हैं, ये हमारा जो है नियर अबाउट ब्लैक बॉडी होता है, सबसे क्लोज होता है ये ब्लैक बॉडी के। तो देखिए आइसोथर्मल इनक्लोजर क्या होता है हम करते हैं उसकी बात, ठीक है बच्चों। देखिए एक साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फेरी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था फेरी, और उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। तो बच्चों उसको कहते हैं हम फेरीज, ठीक है, फेरीज ब्लैक बॉडी, उसको हम बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। इसको देखिए, और इसी को हम बोलते हैं आइसोथर्मल इनक्लोजर, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल इनक्लोजर, ठीक। तो देखिए बच्चों ये क्या है, इसको दिखाता हूं मैं आपको, ठीक। क्या हुआ, एक इनक्लोजर बनाया इन्होंने इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक इनक्लोजर इन्होंने यहां पर बना दिया ऐसे, और क्या किया कि इसके इस साइड में एक इस टाइप का जो है कंस्ट्रक्शन कर दिया, और यहां पर जो है एक बहुत ही माइन्यूट सी ओपनिंग कर दी, ठीक है। अब इसके इनर वाले सरफेस पे यहां पर इन्होंने लैंप ब्लैक, ठीक है, लैंप ब्लैक का जो है पेंट कर दिया, और बाहर पे जो है पॉलिश कर दी जिससे शाइनिंग हो रही है, ठीक है, पॉलिश कर दी जिससे शाइनिंग हो रही है। पॉलिश से क्या हो कि जो कुछ भी इस पे बाहर से पड़ रहा है उसको ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है 100%, और अंदर जो है जो कुछ भी जा रहा है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए लैंप ब्लैक का जो है हमारा जो 98% के लगभग जो है एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों यहां से एक जो है हमने यहां से इमिशन अंदर की ओर भेजा, ठीक है, यहां से हमने एक इमिशन इस तरीके से अंदर की ओर भेजा। अब क्या होता है, वो यहां ऐसे टकराता है ऐसे आकर के, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर इधर आता है। तो इस तरीके से हर जो रिफ्लेक्शन में वो 98% एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और अंत में काफी लंबे समय के बाद वो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को हम जो है ब्लैक बॉडी की तरह जो है कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ब्लैक बॉडी की तरह
जो है इसको कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जाने वाला जो रेडिएशन है फिर बाहर नहीं आ पाता, इसलिए जो है ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है 100% एब्जॉर्प्शन के कारण इसको ब्लैक बॉडी कर लेते हैं। ये हमारा कहलाता है आइसोथर्मल इंक्लोजर, और इसको बोलते हैं हम फेरीज ब्लैक बॉडी। इसको बच्चों हम बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जितना आपके सिलेबस में ब्लैक बॉडी है मैंने उतनी बात आपको बता दी। बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, एंडलेस है ब्लैक बॉडी, उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए जहां से बात स्टार्ट हुई थी अब हम आते हैं वहीं पे, और वो था हमारा इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी। अब देखिए हमारा इमिसिविटी क्या होता है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं आपसे इमिसिविटी की। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं आपसे इमिसिविटी की। तो देखिए इमिसिविटी क्या होता है। ठीक है, इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी is defined as ratio of emissive power ठीक है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ये होता है। अब देखिए हमारे पास कोई बॉडी है बच्चों, उसकी जो है इमिसिव पावर क्या है। सपोज करिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो है ई लैम्डा है, और ब्लैक बॉडी की जो है इमिसिव पावर है वो ई लैम्डा है। ये ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर है और ये हमारी किसी बॉडी की जो है इमिसिव पावर है। तो बच्चों इस डिफिनीशन के हिसाब से जो इमिसिविटी होगी वो होगी बच्चों ई लैम्डा डिवाइडेड बाई ई लैम्डा। ठीक है, और इसको बच्चों हम जो है इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसको हम बच्चों एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है इमिसिविटी। अब देखिए इमिसिव पावर की यूनिट होती है लेकिन इमिसिविटी की यूनिट नहीं होती है। इमिसिविटी की यूनिट नहीं, क्योंकि ये भी इमिसिव पावर है, ये भी इमिसिव पावर है, और ये जो है कुल मिलाकर के हो जाता है हमारा जो है ये कुल मिलाकर के हो जाता है हमारा यूनिटलेस। तो यहां पर लिख लीजिए इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये हमारी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। ये हमारा कहलाता है इमिसिविटी। इसको एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इमिसिविटी क्या होती है किसी भी बॉडी की, वो जो है 0 और 1 से के बीच में होती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होती है। अब बच्चों देखने में ये बात छोटी लग रही है, लेकिन बच्चों ये मेडिकल के एग्जाम में आ चुका है कई बार कि किसी बॉडी की इमिसिविटी की रेंज क्या होती है। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे दिए, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो है मेडिकल के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में हमारा पूरे 100% सिलेबस से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो नोट कर लीजिए कि इमिसिविटी किसी भी बॉडी की 0 और 1 के बीच में होती है। 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। तो बच्चों ये हमारी हो गई बच्चों बात पूरी 3 चीज की, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर और जो है इमिसिविटी की। इसको आप याद रखिए। अब बच्चों इसमें एक टर्म और बचता है, और वो आखिरी टर्म है टेक्निकल टर्म जो है रेडिएशन के चैप्टर का, और वो बच्चा होता है हमारा किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों अब जो है आप हेडिंग डालिए किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन नोट करिए इसको, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और इस पे क्वेश्चन हमारे बनते भी हैं। ठीक है, तो बच्चों किरचॉफ साहब ने हमसे क्या कहा। ठीक है, किरचॉफ साहब ने हमसे क्या कहा। उन्होंने कहा हमसे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है, अदर देन ब्लैक बॉडी, उसकी इमिसिव पावर है बच्चों ई लैम्डा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए,
और एब्जॉर्प्टिव पावर है ए लैम्डा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर एक हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक हमारा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट बच्चों होगा हमारा जो है, ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट हमारा बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा हमारा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। जरा इसको बहुत ही कायदे से आप समझिएगा, एक जैसा साउंड करने के कारण समझ में नहीं आता, लेकिन आप देख लीजिए, कोई हमारे पास बॉडी है, उसकी जो है इमिसिव पावर हमारे पास है ई लैम्डा, एब्जॉर्प्टिव पावर है ए लैम्डा। तो किरचॉफ साहब ने हमको एक बात बताई कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बच्चों होता है हमारा ई लैम्डा, ठीक है। अब ये सारी क्या चीज है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उससे कह रहा हूं कि वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, ठीक है, और जो कुछ भी बताया है मैंने उसकी नोट्स बना लीजिए और नोट्स को धीरे से पढ़ लीजिए या वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए ये सब क्या है, क्योंकि ये सब हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी ये बात हमारी समझ में आती है, वरना नहीं समझ में आती है, ठीक है। 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये हुई बात, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो गया हमारे पास ई लैम्डा डिवाइडेड बाई ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास हुआ किरचॉफ लॉ के हिसाब से। अब देखिए बच्चों, एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो होता है इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की 1 होती है और एब्जॉर्प्टिव पावर भी ब्लैक बॉडी की 1 होती है, यानी कि हम इस जगह पे लिख सकते हैं, बहुत आराम से हम इस जगह पे लिख सकते हैं कि ई लैम्डा डिवाइडेड बाई ई लैम्डा, नहीं अभी नहीं, ये नहीं, ठीक है, इस जगह पे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ई लैम्डा डिवाइडेड बाई ए लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ई लैम्डा हमारा 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि इमिसिव पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। यहीं से एक बात हमारा डिराइव होता है, जो बात पता लगती है कि एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब कोई बॉडी जितना हमारा जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वो इमिट करेगी, क्योंकि दोनों पावर हमारी बराबर आ रही है, दोनों पावर हमारी बराबर आ रही है। इस वजह से जो है हमारा जो है क्या हुआ कि जितना कोई बॉडी हमारा जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वो उसको इमिट कर देगी। ये बच्चों है किरचॉफ लॉ, ये इन्होंने इस तरीके से बताया, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात यहां से और निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ई लैम्डा बाई ई लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा, अगर हम इसको इस तरीके से बच्चों लिखें, ठीक है, इस तरीके से लिखें, यहां पर देखिए अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये टर्म जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये बच्चों होता है इमिसिविटी, ठीक है, ये बच्चों होता है हमारा इमिसिविटी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एप्सिलॉन, और ये आ गया ए लैम्डा, ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके से। एग्जैक्टली तो यही चीज है, इसको मुझे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये हमारा यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो बच्चों इस वजह से देखिए ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस, और यहां से ये बात हमारी जो है प्रूफ होती है, यहां से ये बात प्रूफ होती है कि हमारा जो है जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो हमारा एमिसिविटी के बराबर आ गया, यानी कि जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना वो इमिट कर देगा। ये सारी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी होती है। अब बच्चों ब्लैक बॉडी के केस में हमारा जो है ए लैम्डा यानी एब्जॉर्बिंग पावर 1 होती है, तो इमिसिविटी भी उसकी 1 हो जाती है। यही बच्चों हमारा जो है किरचॉफ लॉ है, ठीक है, यही बच्चों हमारा किरचॉफ लॉ है। अगर आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूं बहुत ही
हिसाब से आप लिखिएगा, और जो भी टर्म आपको इसमें से बार बार एक जैसे लग रहे हैं तो आप इसको लिख करके डिफरेंस देखिए और बार बार देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी is a constant, number 1, and it is equal to emissive power, it is equal to emissive power of a black बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ बच्चों। देखिए इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर ई लैम्डा, एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये बच्चों हमारा हुआ किरचॉफ्स लॉ। इससे हमको ये बात पता लगती है कि कोई भी बॉडी जितना हमारा हीट एब्जॉर्ब करती है उतना ही हीट हमारा जो है इमिट करती है। ये यहां से प्रूफ होता है। ठीक है बच्चों, ये इसका स्टेटमेंट है और मैं अब आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूफ करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए और ये आपके काम आएगा। आप में से जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, तो बच्चों मैंने थर्मल फिजिक्स, जिसमें हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आता है, उसको शुरू करने से पहले इसके जो प्लेलिस्ट के पहले एक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला है, जिसमें मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि थर्मल फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर में, इसलिए मैंने उसको बताना आप अपना फर्ज समझा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक हेल्प मिलेगी और आपका जो स्टडी करने का तरीका है वो सही बदलेगा और आप सही डायरेक्शन में जाओगे, आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप देखते हो तो आपको फायदा होगा, ठीक है, और यदि आप नहीं देखते हो तो वो आपकी मर्जी। उसका जो नंबर है वीडियो का वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 00। पहला ही वीडियो है ऊपर प्लेलिस्ट में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के प्लेलिस्ट में। तो चलिए बच्चों अब प्रूफ करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ को। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक आइसोथर्मल इनक्लोजर है। इस तरीके से एक आइसोथर्मल बच्चों इनक्लोजर है और इसके अंदर बच्चों हम 3 बॉडी रखते हैं इस तरीके से, एक ये है और एक हमारे पास तीसरी बॉडी है। ये बॉडी बच्चों है हमारी 1, ये बॉडी है बच्चों हमारे पास 2 और ये बॉडी है बच्चों हमारे पास 3, जो कि है ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है बच्चों। इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है A1, इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है A2 और इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है AB, जो कि है बच्चों हमारे 1 के बराबर। ठीक है, इसकी इमिसिव पावर है E1, इसकी इमिसिव पावर है E2 और इसकी इमिसिव पावर है EB, जो कि है 1 के बराबर। क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है इसलिए हमको ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये आइसोथर्मल इनक्लोजर है और इनके ऊपर इसका जो शेप, साइज, एरिया, सब कुछ, टेम्परेचर सब कुछ बराबर है। इनिशियली में सारा सब कुछ बराबर है। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर बच्चों हमने डाली हीट Q, इसके ऊपर बच्चों हीट डाली Q और इसके ऊपर भी हीट डाली Q। ठीक है, अब देखिए इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है तो इसने हीट जो रिसीव करी पहले वाली बॉडी ने वो Q1 रिसीव करी और वो बच्चों होगा हमारा A1 इंटू Q। ठीक है, दूसरी वाली बॉडी ने रिसीव करी Q2, जो कि होगा हमारा A2 इंटू Q। तीसरी बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी है और उसने क्या किया, पूरा का पूरा रिसीव कर लिया, हमने इसको लिखा QB और वो बच्चों हो गया हमारा AB इंटू Q, यानी कि AB हमारा 1 है तो ये पूरा का पूरा आ गया Q, यानी QB हमारा हो गया इस तरीके से Q। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, AB इंटू Q ऐसे ही है, ये हमारे Q के बराबर आएगा, वो एक अलग बात है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसने जो है हीट को रिसीव किया, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से रिसीव किया। तो हीट रिसीव करने से क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया।
और एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम इसको ले गए। ठीक, सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाने के बाद क्या हुआ कि हमने इसको जो है फ्री कर दिया और कहा अब तुम ठंडे हो। अभी इंक्लोजर के अंदर ही हमने इसको ठंडा किया, तो ठंडा होते 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 क्या होगा, फिर से हम इसको उसी टेम्परेचर पे लेके आ गए जहां पर से हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया। तो बच्चों पहले तो इसने हीट रिसीव करी, अब ये हीट हमारा जो है इमिट कर रहा है। तो बच्चों इसने पहले वाले ने जो हीट जो हमारी इमिट करी वो कितनी इमिट करी, वो हीट हमारी जिसने Q1 लिया था तो Q1 ही इमिट करी, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर E1 हो गया। ये हमारा हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या हुआ, दूसरे वाले में Q2 डिवाइडेड बाई AT बराबर E2, और तीसरे वाले के लिए क्या हो गया, QB यानी QB डिवाइडेड बाई AT बराबर आ गया हमारे पास EB। ठीक है, इस तरीके से आ गया बच्चों हमारे पास EB। ये हमारा आ गया। देखिए ये इसने हीट रिसीव करी और ये हमारी हीट जो है इतनी इमिस करी, तो इसकी इमिसिव पावर आ गई हमारे पास। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, Q1 इज इक्वल टू E1 AT आ गया, Q2 इज इक्वल टू E2 AT आ गया, और QB इज इक्वल टू EB AT आ गया। ठीक है, EB AT आ गया। बच्चों देखिए ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, ये भी Q2 है, ये भी Q2 है, ये भी QB है, ये भी हमारे पास QB है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि ये इसके बराबर होगा। तो बच्चों Q1 की वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, तो ये आ गया A1Q बराबर, ठीक है, A1Q बराबर E1 AT। ठीक है, ये हो गया हमारे पास A2Q बराबर E2 AT, और ये बच्चों हो गया हमारे पास ABQ बराबर EB AT। इस तरीके से हमारे पास आ गया। देख लीजिए इसको कायदे से, Q1 की वैल्यू जो यहां थी वो हमने यहां पे रख दी, इस तरीके से आ गया। बच्चों यहां से हम निकालेंगे E1 डिवाइडेड बाई A1, वो आ रहा है बच्चों हमारे पास Q बाई AT। देखिए आया, ये देखिए यहां से आया E2 डिवाइडेड बाई A2, ये आया हमारा Q बाई AT, और यहां से देखिए बच्चों आएगा हमारे पास EB डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, और वो भी बच्चों हमारे पास आ गया Q बाई AT। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर एक चीज आप देखिए, वो बच्चों क्या आ रहा है हमारा, वो बच्चों आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसको देखिए ध्यान से, E1 डिवाइडेड बाई A1 बराबर E2 डिवाइडेड बाई A2 बराबर EB। ठीक है, EB डिवाइडेड बाई AB, ये सब आ रहा है Q बाई AT के बराबर, और ये बच्चों हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया कांस्टेंट, और यही बच्चों हमारा जो है किरचॉफ्स लॉ है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इमिसिव पावर, ठीक है, इमिसिव पावर डिवाइडेड बाई एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, ठीक है, पावर का रेशियो वो होता है बच्चों हमारा कांस्टेंट, और उसके बाद बताया था कि वो हमारा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। ठीक है, तो वो इसके बराबर हो गया, क्योंकि बच्चों ए बी हमारा है 1, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वो हमारे पास इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये किरचॉफ्स लॉ हो गया प्रूफ। और बच्चों आज का वीडियो इसी सारे कंसेप्ट के साथ खत्म होता है। आज के वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट नहीं था, अधिकतर बात थ्योरी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एंड उसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इन चारों ही टॉपिक्स पे हमारे जो है नीट में और आईआईटी में क्वेश्चन आते जरूर है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा। बच्चों आज का वीडियो खत्म होता है, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।